में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क में जुट गए हैं। इधर सियासी रण में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने जनता के बीच में जाकर कई वादे और दावे किए हैं। बीजेपी ने जहां भजन सरकार के 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वहीं कांग्रेस और दूसरे दलों ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने अपनी सीटों को अपने पास बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीट की हार की भरपाई करने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 7 सीटों पर उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ महीने पहले ही मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई है। उपचुनाव में 7 में से कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय और क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 25 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस उपचुनाव में अपने दम पर मैदान में उतरी है। वहीं बीजेपी ने भी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा बीएपी 2 तो आरएलपी 1 सीट पर उपचुनाव लड़ रही है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि उपचुनाव के रण में कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है, किसके दावों और वादों में कितना दम है, क्या दिग्गज अपनी साख बचा पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार के उपचुनाव में क्या मिथक टूटेगा। आज की हमारी इस प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर केंद्रित है, और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि देखिए, राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। बुधवार यानी 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी सीटों को अपने पास बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीट जो हार गई थी उसकी भरपाई करने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए यह उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई है। राजस्थान उपचुनाव में 7 में से कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर निर्दलीय, बागी और क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में दिलचस्प बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 25 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस अपने दम पर उपचुनाव में मैदान में उतरी है, तो वहीं बीजेपी ने भी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा बीएपी 2 तो आरएलपी ने 1 सीट पर उपचुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पे इस बार बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट की बात कर ली जाए या फिर झुंझुनू सीट की बात कर ली जाए, इन सीटों पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से इस बार का ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय। तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की बारी है। तमाम प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं और बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस इन 7 सीटों को अपने पास रखने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों की हार की भरपाई करने में लगी है। बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की कर ली जाए तो उनके लिए ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
तो चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हितेंद्र शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष देव जोशी नेता कांग्रेस हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान की प्राइम टाइम डिबेट में। हितेंद्र जी, सबसे पहले देखिए शुरुआत मैं आपसे ही करने वाली हूं क्योंकि देखिए इस बार तो कांग्रेस अकेले ही अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर इतिहास खंगाल लिया जाए तो उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। प्रचार प्रसार तो थम चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई है, दिन बहुत कम आपके पास बचे हैं। कितनी तैयारियां आपकी हैं और उन तैयारियों को लेके आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशी घोषित किए उसके बाद भी चल रही थी और अभी भी लगातार हमारी टीमें जनसंपर्क कर रही थी वो अलग है और डोर टू डोर की एक अलग से पैरेलल टीम भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल की चल रही थी। इसलिए हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं है। दिक्कत का विषय कांग्रेस के पास है, जिनके पास कमजोर संगठन है, संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विचार परिवार का संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग दोबारा एक ही दिन के अंदर वापस से विधानसभा के हर घर तक पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे और हम हर घर तक कल भी पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, 7 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी रहेगी इस उपचुनाव में। यानी आपका कॉन्फिडेंट हाई है। चलिए मनीष देव जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष देव जी, अब तो डोर टू डोर प्रचार हो रहा है, बीजेपी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उपचुनाव में कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है। इन चीजों का कितना ज्यादा इम्पैक्ट आप आने वाले चुनाव में देख रहे हैं? कोई भी चुनाव देख लीजिए, पिछले कोई भी चुनाव में कांग्रेस ने अपना उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। रही बात सरकार की और विकास की और जनता के से जुड़े मुद्दों की, ये चीज ये तय करके बता दें कि उन्होंने पुलिस ने अपनी जो जितनी ढूलमुल रवैया इस सरकार के टाइम में रहा है, आप ये बताएं कि आज के अखबार की एक न्यूज है कि 2510 मुकदमे अकेले अक्टूबर माह में जयपुर शहर में दर्ज है। ये सुशासन है? क्या भाजपा ये कराना चाह रही है? ये तय करके बता दें कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये मंदिर हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़ दीजिए, आप ये बताएं कि जनता के लिए आपने क्या किया है। आप ये बताएं कि आपने रोजगार के लिए क्या किया है। आपने ये बताएं कि शिक्षा के लिए क्या किया है। शिक्षा के लिए करने की बात करते हो तो आप दरवाजे भगवा रंग के पुतवा देते हो, आप अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान नहीं देते हो, शिक्षक कहाँ लगेंगे ये तय नहीं करते हो, कितने प्रोफेसर वैकेंट है, कितने लाइब्रेरियन वैकेंट है, कितने फिजिकल वैकेंट है, इनकी परवाह नहीं है। लेक्चरर्स कहाँ से उपलब्ध कराओगे इसका कोई खाका नहीं है। लेकिन आप ये तय करके बताएंगे कि हम केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे, भगवा रंग धराएंगे। देश को आपस में बांटने का काम आप जिस तरीके से कर रहे हैं, अब बख्श दो, देश को भी बख्श दो, प्रदेश को भी बख्श दो और कांग्रेस को आराम से चुनाव भी लड़ने दो ताकि एक सुशासन स्थापित करने के लिए हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है हितेंद्र शर्मा जी, इस बार देखिए मुकाबला कई सीटों पे त्रिकोणीय भी देखा जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार निर्दलीय आपका खेल बिगाड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे, हम लोगों ने तो कहीं भी अभी पूरी चर्चा में हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करी। उन्होंने अपना पूरा का पूरा वक्तव्य हिंदू मुस्लिम पे दे दिया। तो ये नेताओं चीजें समझ लीजिए। आदरणीय मेरे साथी महोदय से निवेदन है कि आप आपके नेताओं के सभी के बयान एक बार सुन लीजिए। मनीष देव जी, लेकिन अभी जिक्र तो हो ही नहीं रहा है ना उन चीजों का, जिक्र तो अभी मुद्दों का हो रहा है, जिक्र तो अभी इन चीजों का हो रहा है कि अभी चुनाव में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। कितनी मजबूती जमीनी स्तर पर आपको अपनी तैयारियों की नजर आ रही है? खुद के गोल पोस्ट में बोलने के चलिए ठीक है, हितेंद्र जी आप जवाब दीजिए। भाई सेल्फ गोल ना करें, खुद के गोल पोस्ट में बोल मत मारो। चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार हमारे संगठन के दम पे लड़ रहे हैं और मैं प्रामाणिक रूप से सभी क्षेत्रों में होके आया हूं। ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कम से कम 7 में से 3 जगह कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहेगी, कम से कम 4 भी रह सकती है, मगर 3 जगह की मैं गारंटी ले रहा हूं। जब 23 तारीख को पुनः हम लोग बैठेंगे तो ये चीज आप चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि 3 जगह कम से कम कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहेगी और हो सकता है चौथी जगह पे भी रह जाए। तो कांग्रेस इस चुनाव में कहीं फाइट में नहीं है। हम लोग सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों ने जो 5 साल विनाश करा प्रदेश का, उस विनाश को हम लोग वापस पटरी पे लाने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने ईआरसीपी को लेकर पहले दिन से काम चालू करा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि अगले महीने ईआरसीपी का शिलान्यास हो जाएगा। यमुना जल समझौता हम लोगों ने करा, इन लोगों ने क्यों नहीं करा आज तक? विकास के नाम पे ये बात कर रहे हैं, इन्होंने विकास करा, पेपर लीक माफिया का विकास करा,
युवाओं के साथ धोखा करने का काम इन लोगों ने करा, रोजगार में बंदरबांट करने का काम इन लोगों ने करा, राजीव गांधी स्टडी सेंटर के माध्यम से जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में शिक्षा में हो रहा था वो जनता भूली नहीं है। प्रदेश का युवा आज भी कमर कस के बैठा हुआ है, जिनके भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा था, और इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। दोबारा इस विषय पे हम जनता के बीच में, और जनता हमें स्पष्ट बहुमत के साथ 7 सीटें जिताएगी और बड़े मार्जिन से जिताएगी। ठीक है, लेकिन हितेंद्र जी देखिए, झुंझुनू सीट एक ऐसी सीट रही है जहां पे कांग्रेस के देखा जाए तो बृजेंद्र ओला जी का और उनके परिवार का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है पिछले कई सालों से इस सीट पे। इस सीट को कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? हमारे लिए हर सीट चैलेंज है, हम हर सीट पे पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू सीट हम काफी समय तक नहीं जीत सके, हम लोग उसके लिए विशेष रणनीति के तहत वहां पे काम कर रहे हैं, और आप जब आए परिणाम तब देखिएगा झुंझुनू का परिणाम चौंकाने वाला होगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां करने जा रही है। चलिए ठीक है, मनीष देव जी आपसे एक सवाल। देखिए, अब ऐसा माना जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। गुढ़ा जी का एक अपना स्टेटमेंट हो सकता है, अपना चुनाव लड़ने का अपना तरीका हो सकता है। कांग्रेस वहां पर मजबूती से, और ओला परिवार ने उस प्रदेश में एक उस जिले में अपना बहुत बड़ा सेवा काल उस जनता के बीच में गुजरना है, और इन्हीं बात को लेकर सेवा प्राथमिकता रहा है। धर्मनिरपेक्ष दल की हैसियत से, बिना भेदभाव के नीति से हम चले हैं, और इन्हीं बातों को लेकर हमने वोट मांगा है। हमने शिक्षा पर, रोजगार पर, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकलाप थे उनको आधार बनाकर कि हम अगर ये चुनाव जीतते हैं तो विपक्ष में, नो डाउट सरकार तो बना नहीं लेगी, लेकिन विपक्ष में हम इनको इतना मजबूर कर देंगे कि वो जनहित के कार्य कर सके। कोई लफाजी की बात नहीं करें, केवल जनहित के कार्य करेंगे। इन मुद्दों को लेकर नहीं, लेकिन देखिए सवाल मनीष जी मेरा ये है कि इस बार जो मुकाबला है कई सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है। बीएपी के भी 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आरएलपी के भी उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा जी सिर्फ कांग्रेस नहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ी चैलेंज यहाँ पर है। बीजेपी का भी वो खेल बिगाड़ सकते हैं। गुढ़ा जी के अपने नीतिगत कुछ स्वार्थ भी हो सकते हैं, मैं इस बात से नकारता भी नहीं हूँ। गुढ़ा जी का क्या, कब किस पार्टी में है, कब किसके साथ रह सकते हैं, कब किसकी लाल किताब की दुकान चला सकते हैं, और उसमें कुछ निकलता नहीं है, खोखली दुकान रहती है। अब उनके निजी कुछ भी स्वार्थ हो सकते हैं, जो भी निर्दलीय है। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट उनसे भी हमने पार्टी ने करी थी कि आपको किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ लीजिए, समझ में आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है हितेंद्र जी, टोंक जिले की देवली उनियारा सीट को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि ये सीट भी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए तो हर सीट एक सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन देवली उनियारा की सीट पे तो लड़ाई बेहद दिलचस्प है। देवली उनियारा की सीट हम 7 सीटों में, मेरा अनुमान है, मैं होके आया हूँ परसों वहां पे खुद भी जी। देवली उनियारा की सीट हम लगभग 7 सीटों में सबसे बड़े मार्जिन से जो जीत रहेगी वो शायद देवली उनियारा की सीट की ही रहेगी, क्योंकि देवली उनियारा में कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल वहां पे बना दिया, लोगों में एक आक्रोश है, प्रत्याशी को लेके भी आक्रोश है, कांग्रेस के पूर्व के क्रियाकलापों को लेके भी आक्रोश है, और हमें लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई जनता देख रही है। कांग्रेस शुरू से लड़ती रही है, हमेशा कांग्रेस में गुटबाजी रही है, और वो अब जग जाहिर होकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इंटेक्ट है, 7 सीटों पर हम मजबूती से एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी जगह इस बार कांग्रेस की आपसी लड़ाई को आप जमीनी स्तर पे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा जी का क्या हुआ? कांग्रेस की लड़ाई आप बता रहे हैं, वसुंधरा जी का क्या हुआ? आप कांग्रेस की लड़ाई की चिंता नहीं करें, आप अपना कुनबा संभालिए, हम हमारा कुनबा संभाल लेंगे। वसुंधरा जी को क्यों दूर कर रखा आपने? क्या ऐसा भेज रखा है आपने उनको? वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां भी तो हमारे नेता को झुंझुनू बजाने थोड़ी बैठे, वो भी किसी न किसी पद पे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, प्रदेश में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, पूरे प्रदेश का चुनाव निपटा रहे। वो प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो हमारे प्रदेश के नेता भी अपने अपने किसी न किसी कार्य में लगे होंगे। आप हमारे घर की चिंता नहीं करें, आप अपने घर को संभालिए। हम तो हमारे घर की चिंता कर रहे हैं भाई, हम आपकी चिंता क्यों करेंगे? हमारी तरफ से तो आप और ज्यादा लड़िए। मनीष जी ये देखिए, ये चाहे चुनाव का जिक्र कर लिया जाए, मनीष जी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, चाहे चुनाव हो या फिर खेल हो, अपने प्रतिद्वंदी की हर चीजों को देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
स्वयं का घर पहले संभालिए, उसके बाद पड़ोसी का घर अरे संभालिए। आप अपना घर संभालिए, आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। आप बताइए कि पूरे 11 महीने हो गए लगभग, बखूबी इसको संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल रहे हैं। आप लोगों को आपके पूरी सरकार को करना पड़ रहा है। हर जोशी चीज साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। जी। बड़े सम्मान पूर्वक 11 महीने से आप लोग विपक्ष में, 11 महीने में एक आंदोलन बता दीजिए कि कांग्रेस ने एक आंदोलन खड़ा कराओ। इसका मतलब हमारी सरकार पूरी तरह सुशासन के मुद्दे पे काम कर रही है। अतिवृष्टि का दौर आया था पूर्वी राजस्थान के अंदर, कितने धरने बताओ, सुनिए हमारा कितने धरने बताओ। चलिए हितेंद्र जी, मनीष जी, देखिए अब जो वक्त है ना वो इन सवाल जवाबों का वक्त नहीं है। चलिए मनीष जी, अब सवाल आपसे मेरा ये है कि देखिए टोंक जिले की देवली उनियारा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से देखिए बगावत करने वाले नरेश मीणा निर्दलीय अब यहाँ पर हैं, मैदान में हैं, लेकिन अगर उनकी बात कर ली जाए तो रविवार को देखिए उन्होंने जो रोड शो अपना किया था, अपना शक्ति प्रदर्शन किया है उन्होंने, और ये बता दिया है कि इस बार वो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं और बीजेपी के लिए भी कर सकते हैं। हमारे वहां पर सम्मानीय सांसद अरिजी मीणा है, उन्होंने कमान पूरी तरह से अच्छी तरह से संभाल रखी है। सचिन पायलट साहब खुद उस पर बड़ी शिद्दत से उस सीट पर काम कर रहे हैं, और ये देवली उनियारा सीट हम अच्छी तरह से और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आपने मार्जिन का जिक्र किया, एक डेटा मैं भी आपको बता देती हूं। देखिए इस सीट पे 3,02,721 मतदाता हैं, जिनमें से एसटी मीणा के लगभग 65,000 मतदाता और गुर्जर वोट लगभग 54,000 है। कांग्रेस जाति पर वोट नहीं मांगती, कभी कांग्रेस कभी धर्म पर वोट नहीं मांगती। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर वोट मांगती है। कांग्रेस ने अपने गए कार्यों के आधार पर वोट मांगती है कि जनहित के क्या क्या कार्य किए, उस बात पर वोट मांगती है। कभी जातिगत आधार पर कभी वोट नहीं मांगे। लेकिन जातिगत जनगणना कांग्रेस चाहती है। हितेंद्र जी क्यों नहीं चाहती? हितेंद्र जी जवाब दीजिए। क्या है मुझे तो इसमें, अगर जातिगत जनगणना कांग्रेस चाह रही है तो इसमें अपराध कौन सा है? चलिए हितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। कैटेगरी तो देखिए, जातिगत जनगणना के पीछे अपराध क्या है? मुझे एक चीज समझा दो मेरे साथी या आप, कि इसमें यह अपराध का पार्ट है जातिगत जनगणना में। नहीं, जातिगत जनगणना में कोई अपराध नहीं है, तो आप लोगों ने अभी तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 70 साल 60 साल तक आप लोगों का शासन रहा, हम लोगों ने घोषणा कर दिया। हमने नहीं करा, आप करा तो चलो, हम आपके साथ बात करना चाहूंगा। हमने नहीं करा, हम अपराधी आज समर्थन में है। अरे आवश्यकता विस्तार की जननी है। आज के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। देवली उनियारा क्षेत्र में पानी की समस्या है, विकट पानी की समस्या है। आपका लंबे समय तक शासनकाल रहा है। देवली उनियारा में मात्र 2 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया, जहां तक मेरी जानकारी है। आज तक कांग्रेस को इतने लंबे समय तक देवली उनियारा की जनता ने आशीर्वाद दिया, मगर देवली उनियारा की जनता आज भी बिशलपुर के पानी के लिए तरस रही है। इसका अपराधी कांग्रेस है और देवली उनियारा की जनता सजा देने के लिए आपकी जानकारी में इसंटा डैम सबसे बड़ा बना के हमारे। चलिए ठीक है हितेंद्र जी, मनीष जी, देखिए एक एक सीट को हम एनालिसिस कर रहे हैं। हितेंद्र जी डैम को जानते हो? हितेंद्र जी, मनीष जी, डैम बनाया हुआ है, और ईआरसीपी की हितेंद्र जी देखिए हमारे पास वक्त कम है, एक एक सीट को हम एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं खिंसर और 84 की सीट पे। बेहद दिलचस्प मुकाबला है। बेनीवाल जी की पत्नी कनिका बेनीवाल जी इस बार मैदान में है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ पे तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से यहाँ पे इस बार ये मुकाबला लड़ने के लिए तैयार है? हितेंद्र जी सबसे पहले आपसे जवाब लेते हैं। देखिए, खीवसर सीट की जहां तक बात है, 2050 वोट के लगभग हम वो सीट पिछली बार हार गए थे, जब खुद हनुमान बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय पे। अब हनुमान बेनीवाल जी नहीं है। 11 महीने का हमारा कार्यकाल हमारी जनता के सामने है। इस बार कांग्रेस तो इन सीटों पे फाइट में ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस के विषय पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ना 84 में कांग्रेस फाइट में है, ना खीवसर में है, ना सलमपुर में है। तीनों सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। मगर खीवसर में भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रत्याशी बहुत ही बढ़िया और मजबूत प्रत्याशी हैं, रेवत राम जी। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि खीवसर सीट इस बार हम वापिस से छीनकर, जो 2003 में हमारे पास खीवसर सीट हुआ करती थी, तो 2024 में हम वापस पुनः खीवसर सीट पे नहीं। लेकिन यहाँ पे हितेंद्र जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजकुमार रोत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं वो, आदिवासी उनको अपना नेता मानते हैं। बीजेपी और कांग्रेस इन चीजों को कैसे भुनाएगी?
कि अपने 84 सीट और सलूम्बर सीट हमारे पास में, इन 7 सीटों में से एकमात्र सलूम्बर सीट ही हमारी सीट है। सलूम्बर तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, मगर 84 में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम लोग 84 सीट पे कड़ा मुकाबला करते हुए पूर्ण विश्वास रखते हैं कि 84 पे हमारे कार्यकर्ता जनता की बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं उसका जनता को जो लाभ मिल रहा है 84 सीट का आपने जिक्र किया, 84 सीट पर ही हितेंद्र जी, देखिए राजकुमार रोज जी की बहुत अच्छी पकड़ है। ऐसे में उनकी पार्टी के अनिल कटारा जी हैं, उनकी वजह से ये मुकाबला काफी ज्यादा कांटे का माना जा रहा है। देखिए 84 सीट पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, सभी से लोगों का दौरा रहा है। जिस तरह से वहां पे आज जनता आई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पे मोहर लगाएगी, विकास, सुशासन और डबल इंजन की सरकार पे मोहर लगाएगी। और की बिगड़ी व्यवस्थाओं के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। निगम पार्षदों का कहना है कि जब से